आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जिसका अतीत उसके आज से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। जी हां, ये है ऑस्ट्रिया का इतिहास। एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जो कभी दुनिया पर राज करने का सपना देखता था और फिर सिमटकर एक छोटा सा देश रह गया। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। और सच कहूं तो यही एक लाइन हमारी पूरी कहानी का सार है। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसका दबदबा पूरे यूरोप में था, आज वो नक्शे पर बस एक छोटा सा देश है। ये सिर्फ जमीन कम होने की बात नहीं है, ये तो पूरी की पूरी पहचान के बदल जाने की कहानी है। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर इतना बड़ा, इतना ताकतवर और इतनी सारी संस्कृतियों से भरा साम्राज्य एक छोटे से सिर्फ जर्मन बोलने वाले देश में कैसे बदल गया? इस कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे की कहानी क्या है? चलिए इसी का पता लगाते हैं। देखिए, हर कहानी की एक शुरुआत होती है और ऑस्ट्रिया की कहानी शुरू होती है उसकी जमीन से, उसकी ज्योग्राफी से। यूरोप के एकदम दिल में, बिल्कुल बीचों बीच होने की वजह से ये जगह हमेशा से एक, कह सकते हैं, एक चौराहा रही है। एक ऐसा चौराहा जहां सेनाएं, व्यापारी और अलग-अलग संस्कृतियां सदियों तक आपस में मिलती भी थीं और टकराती भी थीं। मतलब ऑस्ट्रिया की जमीन पर किसी एक का कब्जा कभी रहा ही नहीं। इसका इतिहास तो एक के ऊपर एक कई परतों जैसा है। सबसे पहले यहाँ हेल्स्टैट संस्कृति थी, फिर सेल्स आए, उसके बाद आया ताकतवर रोमन एम्पायर जिसने इसे अपना बना लिया। जब रोमन गए तो बवेरियंस ने यहाँ अपनी धाक जमाई और हर आने वाले ग्रुप ने यहाँ अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी, जिसने मिलकर ऑस्ट्रिया की पहचान की नींव रखी। और फिर आता है साल 996। इतिहास में पहली बार एक नाम लिखा गया, ओस्तारिची। इसका सीधा सा मतलब था पूर्वी जमीन। असल में यह जर्मनी की एक मिलिट्री आउटपोस्ट, एक सैन्य चौकी थी। लेकिन यहीं से, इसी नाम से ऑस्ट्रिया का सफर शुरू हुआ। और फिर इतिहास में एंट्री होती है हैब्सबर्ग राजवंश की। ये वो लोग थे जिन्होंने ऑस्ट्रिया को अपना लॉन्च पैड बनाया और उनके इरादे वो तो पूरी दुनिया पर छा जाने के थे। और बस यहीं से ऑस्ट्रिया की कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। हैब्सबर्ग्स, जिन्होंने ऑस्ट्रिया पर सदियों तक हुकूमत की, वो असल में ऑस्ट्रियन थे ही नहीं। नहीं, वो तो स्विट्जरलैंड के एक मामूली से अमीर परिवार से थे। उन्होंने बस ऑस्ट्रिया को अपनी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं का सेंटर पॉइंट बना लिया। साल 1278। इस एक साल को याद रखना जरूरी है। एक लड़ाई, और उस एक लड़ाई ने ऑस्ट्रिया का पूरा भविष्य तय कर दिया। बस एक जीत के साथ हैब्सबर्ग राजवंश ने ऑस्ट्रिया पर अपना शासन जमा लिया। एक ऐसा शासन जो अगले 600 से भी ज्यादा सालों तक चलने वाला था। तो हैब्सबर्ग इतने कामयाब कैसे हुए? उनका राज सिर्फ तलवार में नहीं, दिमाग में था। उनकी एक सीधी सादी 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी थी। पहला, ऑस्ट्रिया को अपना मजबूत गढ़, अपना पावर बेस बनाओ। दूसरा, होली रोमन एम्परर का टाइटल हासिल करो, जो उस वक्त के यूरोप में सबसे बड़ा और इज्जतदार पद था। और तीसरा, और ये सबसे स्मार्ट मूव था, लड़ाई में खून बहाने की जगह दिमाग से काम लो और शाही शादियों के जरिए पूरे यूरोप में जमीनें हासिल करो। सच में एक मास्टर स्ट्रोक था ये। और इस जबरदस्त स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि 16वीं सदी आते आते मैक्सिमिलियन द फर्स्ट के अंडर हैब्सबर्ग्स यूरोप के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक बन चुके थे। उनका साम्राज्य अब अपने सुनहरे दौर में अपने शिखर पर पहुंचने के लिए एकदम तैयार था। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास का एक नियम है, जो चीज जितनी ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। हैब्सबर्ग साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंच चुका था और अब शुरू हुआ उसके पतन का एक लंबा और काफी दर्दनाक दौर। साम्राज्य को अंदर से भी और बाहर से भी हर तरफ से चुनौतियां मिलने लगी थी। मतलब हैब्सबर्ग एम्पायर पे एक साथ कई तरफ से हमले हो रहे थे। एक तरफ तो परिवार के अंदर ही सत्ता के लिए झगड़े शुरू हो गए, दूसरी तरफ पूरे यूरोप में धर्म के नाम पर लड़ाइयां छिड़ी हुई थीं। पूर्व से ऑटोमन एम्पायर लगातार हमले कर रहा था और इन सब के ऊपर एक नया और शायद सबसे खतरनाक आइडिया जन्म ले रहा था, और वो था राष्ट्रवाद का आइडिया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि नेशनलिज्म का ये आइडिया हैब्सबर्ग एम्पायर के लिए एक वजूद का खतरा था। क्यों? क्योंकि एक ऐसा साम्राज्य जो दर्जनों अलग अलग जातियों, भाषाओं और कल्चर के लोगों से मिलकर बना हो, वो एक देश एक पहचान वाले आइडिया के सामने भला कैसे टिक सकता था? साम्राज्य अब बिखर रहा था और उसे बचाने के लिए एक आखिरी, कह सकते हैं कि एक हताश कोशिश की गई। साल 1867 में हंगरी के नेशनलिस्ट को शांत करने के लिए उन्हें एम्पायर में बराबरी का पार्टनर बना दिया गया
और इसी तरह जन्म हुआ ऑस्ट्रिया हंगरी का। ये एक आखिरी उम्मीद थी, पर यह उम्मीद भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। वर्ल्ड वॉर वन ने इस कमजोर हो चुके साम्राज्य को वो आखिरी धक्का दिया जिसकी वजह से ये पूरी तरह ढह गया। जंग में हार के साथ ही सदियों पुराना हैब्सबर्ग साम्राज्य हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में गुम हो गया। तो जब इतना बड़ा साम्राज्य ढह गया तो पीछे क्या बचा? पीछे बचा एक छोटा सा देश जो अपनी पहचान को लेकर ही कंफ्यूज था, एक आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा था। ये एक ऐसे देश को बनाने की कहानी है जिसकी शुरुआत ही मुश्किलों से भरी थी। और ये बात कितनी अजीब है ना कि आज का जो मॉडर्न ऑस्ट्रिया है उसका जन्म एक ऐसे बचे हुए हिस्से के तौर पर हुआ जिसे कोई नहीं चाहता था। ये एक टूटे हुए साम्राज्य का वो लावारिस टुकड़ा था जिसे दुनिया ने एक नया नाम और एक नई पहचान दे दी। और यहीं पर आकर हम उस सबसे बड़े और गहरे सवाल पर पहुंचते हैं जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है। क्या आज का ऑस्ट्रिया एक ऐसा देश है जिसका अपना कोई इतिहास नहीं है, या फिर ये एक ऐसा महान इतिहास है जिसे रखने के लिए कभी कोई एक देश बना ही नहीं था? शायद इस सवाल का जवाब ये है कि ऑस्ट्रिया ने अपने उस विशाल शाही अतीत को ठुकराया नहीं, बल्कि उसे अपनी नई पहचान का एक हिस्सा बना लिया। आज का ऑस्ट्रिया एक मॉडर्न, खुला और कॉन्फिडेंस से भरा देश है जो अपने इतिहास की बड़ी परछाई से बाहर निकलकर हिम्मत से भविष्य की ओर देख रहा है। एक साम्राज्य की राख से एक नए देश का जन्म, शायद यही ऑस्ट्रिया की असली कहानी है।